दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और फिगर ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी जिसे सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये आभूषण होता है या श्रृंगार होता है, यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले कारक गुणधर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसी को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि एक लड़की है और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लड़की कैसे दिख रही है तो आप बोलेंगे हाँ ठीक लग रही है। लेकिन जब मैं इसका दूसरा इमेज दिखाऊं कि देखिए अब ये श्रृंगार करने के बाद ऐसे दिख रही है, तब आप बोलोगे कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ये तो विश्व सुंदरी लग रही है। तो यही चीज होता है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे कि इंसान क्या करता है, अपना मेकअप करता है, श्रृंगार करता है, नए नए कपड़े गहने ये सारी चीजें क्या करता है, धारण करता है। तो ये धारण क्यों करता है? ताकि ये क्या लगे, सुंदर लगे। सुंदर तो है बट उससे और ज्यादा सुंदर लगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। वैसे ही दोस्तों जो कविता है या जो भी है काव्य में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो नॉर्मल अगर हम बोलेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, उतना उसमें इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसी में अगर हम अलंकार का यूज किया, फिगर ऑफ स्पीच का अगर हमने यूज किया, तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, अच्छा लगने लग जाता है, आकर्षक लगने लग जाता है। और इसीलिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं काव्य में। तो समझ आ गया फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अब हम इसका डेफिनेशन भी समझ लेते हैं अच्छे से। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार दो अलंकार को जैसे हिंदी में हम पढ़ें तो तीन भागों में डिवाइडेड रहता है। ये कौन कौन सा? एक होता है शब्दालंकार करके, है ना, आप पढ़े होंगे अगर हिंदी में देखे होंगे तो। शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार क्या होता है? अगर किसी काव्य में जो प्रभाव, जो इफेक्ट होता है वो शब्द की वजह से होता है तो वो शब्दालंकार होता है। और एक होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब जो इफेक्ट जो पड़ेगा ना, जो काव्य में जो जो सुंदरता आती है, जो इफेक्ट होता है वो अर्थ की वजह से, उसके मीनिंग की वजह से होता है, तो उसे अर्थालंकार बोल देते हैं। और ये दोनों की वजह से जो इफेक्ट होता है, काव्य की सुंदरता जो बढ़ जाती है, उसे क्या बोल देते हैं हम? उसे बोलते हैं उभयालंकार। क्या बोलते हैं? उभयालंकार, यानी उभय अलंकार ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में हम तीन तरह के अलंकार पढ़ते हैं। एक शब्द की वजह से जो विकार उत्पन्न होता है वो शब्द अलंकार, अर्थ की वजह से तो अर्थालंकार, और दोनों की वजह से हो तो वो उभय अलंकार होता है। उभय होता है मतलब दोनों की वजह से। तो ये तो रही बात हिंदी की। हम अभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये सब हमें नहीं देखना है। हमें इंग्लिश में सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसी को बस देखना है, ऐसे अलग से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जनरल नॉलेज के लिए था। तो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर ऑफ द और द लिसनर। ठीक है, और है ये और द लिसनर। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो एक तरह की काव्यात्मक युक्ति होती है, पोएटिक डिवाइस होता है, जिसका यूज किसी भी भाषा में इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सके रीडर पे या फिर लिसनर पे। ठीक है, जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनको अच्छा लगे, उन पे एक अच्छा प्रभाव पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अब ये अच्छा प्रभाव क्यों? जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, अगर हमें जैसे इस लड़की को बोलना है कि तुम सुंदर लग रही हो, तुम सुंदर हो, तो जाहिर सी बात है सुंदर हमने बोल दिया। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा से इफेक्टिव तरीके से बोला कि जैसे बोलना है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मतलब चांद भी शर्मा जाए, ऐसा अगर बोलना है तो ये क्या आ रहा है, एकदम इफेक्टिव लग रहा है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं, अरे तुम तो चांद के जैसे सुंदर हो, चांद के जैसी। या ऐसा भी बोल सकते हैं, अरे तुम इतनी सुंदर हो कि पूरी दुनिया तुमको देख के ना शर्मा जाए। तो मतलब में देखो अलग अलग तरीके से हम बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें अपने शब्दों को, अपने जो वाक्य है उसको हम क्या बना रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं, उसको और प्रभावी बना रहे हैं। और इसीलिए हम अलग अलग
उसको क्या कर रहे हैं, अलंकार का यूज करके हम बोल रहे हैं कि तुम ऐसी लग रही हो। उसी को हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं ना, तुम सुंदर लग रही हो या तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नहीं, लेकिन हम उसमें मिर्च मसाला डाल के बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो यही जो होता है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, यानी अलंकार होता है। आया समझ में? और भी अगर समझना है तो ये भी डेफिनेशन और भी है, बहुत सारी है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज एन intentional deviation from straightforward or literal language to add emphasis, clarity, emotion or style. Writers and speakers use figure of speech to make ideas more engaging, to compare things, exaggerate or illustrate points more clearly. यानी एक तरह से देखें तो अलंकार सीधी या शाब्दिक भाषा से जानबूझकर हटकर जोर देकर स्पष्टता, भाव या शैली जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया एक प्रयोग होता है, मतलब अलग तरीके से बोलना। लेखक और वक्ता जो होते हैं, विचारों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, चीजों की तुलना करने के लिए, अतिशयोक्ति करने या बातों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक सामान्य तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो फाइनली आप समझ गए कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। इसके कुछ कॉमन टाइप्स है, ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स है, और उसमें से कुछ कॉमन टाइप्स हम आज जो है कवर करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोली एंड अलिट्रेशन। और ये बाकी और भी है जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या है? सिमिली जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना होता है। और चलिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज हाईलाइट अ शेयर्ड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए सिमिली जो होता है ना, एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, लाइक और एज। इसको एकदम गार्ड बांध करके रखिए। तो सिमिली में हम लाइक या एज वर्ड का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, यानी कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। तो दो चीजें हैं, या तो लाइक का यूज करेंगे या फिर एज का यूज करेंगे, और इस तरह से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे द गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। जैसे कि हमें बोलना है कि जो लड़की है ना, वो मून के जितना, मतलब चंद्रमा के जितना क्या है, सुंदर है। तो जैसे आपको एक लड़की है और इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, मून से कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, कि ये जो लड़की है ना, ये चंद्रमा के जितनी क्या है, सुंदर है। ये मतलब इतनी सुंदर है जितना कि चंद्रमा। तो यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं और हमने वर्ड यूज किया एज का। तो इस तरह से एज या फिर लाइक दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो लड़की है ये चंद्रमा की जितनी सुंदर है, मतलब चंद्रमा के समान, ऐसा हम बोल रहे हैं कि उनके जितना उनके समान सुंदर है। और भी एग्जांपल समझिए। देखिए ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। यहां पे हम किसी को बोल रहे हैं कि वो लॉयन के जितना, शेर के जितना क्या है, शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छावा की तुलना हम कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की तुलना। वैसे तो ये शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो है ना छत्रपति संभाजी महाराज है, वो शेर के जितना शक्तिशाली है। मतलब यहाँ पे उनके जितना बहादुर है, ऐसा बोल रहे हैं। शक्तिशाली, पावरफुल बोल सकते हैं, या फिर ब्रेव मतलब बहादुर। तो ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, मतलब लॉयन के जितना वो क्या है, शक्तिशाली है या बहादुर है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिमिली ही होगा। ही रन्स लाइक अ विंड, मतलब वो हवा के जितना तेज दौड़ता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं कि वो हवा के जितना, हवा के जैसा दौड़ता है। तो हम तुलना कर रहे हैं हवा की, उसकी तुलना कर रहे हैं हवा से। तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ, तो ये क्या होगा, सिमिली। आया समझ में? सिमिली कंपैरिजन करना है एज या लाइक का यूज करके, कि वो इसके समान है, ये इसके समान है ना। और भी एग्जांपल देखिए जो कि आपके लिटरेचर से लिए हुए हैं। देखिए माई लव इज लाइक अ रेड रोज, ये एग्जाम में आया हुआ था। और भी एग्जाम्पल था, तो वहां पे मेटाफर था, लेकिन यहाँ पे देखिए माई लव इज रेड, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मेरा जो लव है, मेरा जो प्यार है ना,
वो लाल की तरह है, एक लाल गुलाब है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड आया ना, मेरा जो प्यार है वो एक लाल की तरह है, लाइक अ रेड ऐसा करके। तो यहाँ पे सिमिली होगा, जो कि रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी हुई कविता है, अ रेड रेड रोज, इसमें ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ था। आगे आप देखेंगे तब ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यार समझ आया, सिमिली, यहाँ पे लाइक वर्ड आया इसलिए यहाँ पे सिमिली हो गया। ही वॉज एज सॉलिटरी एज एन ऑयस्टर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह इस तरह से सॉलिटरी है, यानी एक तरह से अकेला है, आइसोलेटेड है, जैसा कि एक सीप होता है ना। वो एक तरह से ऐसा अकेला है जैसा कि एक सीप होता है। तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी हुई रचना है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसमें से ये लाइन ली हुई है। तो यहाँ पे भी एज वर्ड आया, तो ये भी सिमिली ही है। नेक्स्ट और देखिए एग्जांपल, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, लॉर्ड बायरन की रचना है शी वॉक्स इन ब्यूटी। इसमें ये लाइन है शी वॉक्स इन ब्यूटी, मतलब लाइक द नाइट, मतलब वो सुंदरता में ऐसे चलती है मानो कि वो रात्रि हो। लाइक द नाइट मतलब रात की तरह, मतलब सुंदरता में वो ऐसे चलती है मानो वो रात की तरह, मतलब जैसे कि रात हो। लाइक वर्ड आया ना, तो ये सिमिली ही है। आ रहा समझ में? तो ये सिमिली के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर की जब हम बात करते हैं तो मेटाफर एंड सिमिली लगभग सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? देखिए, उसमें हम लाइक या एज का यूज करते हैं, लेकिन इसमें लाइक या एज वर्ड यूज नहीं होता है, ये याद रखिए। सिमिली में लाइक या एज वर्ड यूज करते हैं, इसमें इसका यूज नहीं करते, बाकी सेम है। A metaphor is a figure of speech that directly compares two unrelated things by stating that one is the other, highlighting similarities between them without using like or as. Understand? तो metaphor जो है वो भी comparison between two different things है, but we don't use like or as. We only compare directly. Let's see some examples. जैसे देखिए, the girl is the moon. अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले वाले में क्या बोला था कि जो लड़की है वो चंद्रमा के जैसे है, मतलब चंद्रमा के जैसे सुंदर है, ऐसा करके मैंने बताया था। द गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लड़की एकदम सुंदर है। अब हम इसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, अरे ये लड़की ना, अरे लड़की तो ये तो मून है, ये तो चंद्रमा है। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चंद्रमा के जैसे सुंदर है, चंद्रमा के जैसे दिखती है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो लड़की है ना, द गर्ल है, वो कैसी, वो तो चंद्रमा है। जैसे आप और भी देखे होंगे एग्जाम्पल, जैसे कोई शरीफ है तो उसे बोल देते हैं, अरे वो तो गाय है, गाय गाय के जैसा शरीफ है, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो गाय है, ऐसा भी बोल देते हैं डायरेक्टली। जैसे कोई क्लास में आप देखे होंगे, कक्षा में कोई लड़का या लड़की जो भी है वो एकदम पढ़ाई में वीक रहता है, तो उसे बोल देते हैं, अरे वो तो गधा है, गधा। तो डायरेक्ट गधा बोल देते हैं ना, वो गधा जैसा ही नहीं बोलते, गधा है ऐसा बोल देते हैं। तो यही होता है मेटाफर। आया ना समझ में? सिमिली में उसके जैसा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेटाफर में हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं वो चंद्रमा है, ऐसा करके। और एग्जाम्पल देखिए, टाइम इज अ थीफ। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, समय चोर के जैसा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, समय चोर है बोल रहे हैं, डायरेक्ट सीधा। टाइम इज अ थीफ, टाइम इज लाइक अ थीफ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, टाइम इज अ थीफ बोल रहे हैं, यानी लाइक एज का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ही इज द लायन। अब यहाँ पे हम वो लायन के जैसा ब्रेव है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वह शेर है, वह शेर है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं फ्रॉम लिटरेचर। देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players। यहाँ पे देखिए, विलियम शेक्सपियर की रचना है एज यू लाइक इट, जिसमें से ये लाइन ली हुई है। तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरा जो संसार है ना वो एक स्टेज है। पूरे संसार को क्या बोल रहे हैं, स्टेज जैसा नहीं बोल रहे हैं, पूरा संसार एक मंच है, मंच के जैसा नहीं, मंच है बोल रहे हैं। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो क्या है, प्लेयर्स है, खिलाड़ी है उसमें, इस दुनिया में। तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक चीज को दूसरा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेटाफर हो जाएगा। वैसे जूलियट, जूलियट इज द सन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जूलियट सूर्य है, जूलियट सूर्य के जैसा है नहीं बोल रहे हैं,
जूलियट सूर्य है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट, तो यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे भी मेटाफर है। एक और देखिए, होप इज द थिंग विथ फीदर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है एमिली डिकिंसन की रचना है, होप इज द थिंग विथ डिकन्स की ही लाइन है, वही है। तो यहाँ पे होप यानी आशा, आशा एक थिंग है विथ फीदर्स, मतलब बोला जा रहा है कि आशा जो है ना एक ऐसी चीज है पंख, जिसकी पंख के साथ है, ऐसा करके बोल रहे हैं। आशा जो है ना, जो आशा हम करते हैं ना, आशा निराशा वाली, इज द थिंग विथ फीदर्स, आशा जो है पंख के साथ एक वस्तु है, एक चीज है, ऐसा बोल रहे हैं। आशा कोई चीज जैसा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो एक चीज है, पंख वाली चीज है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आया समझ में, ये होता है मेटाफर, बहुत ईजी है। हाँ, और मेटाफर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि जैसे हमने सिमली को क्या बोला, उपमा बोला, तो ये मेटाफर जो होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक होता है ये भी कंपैरिजन है, बट लाइक या एज का यूज नहीं करते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हिंदी में हम इसे मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मानवीकरण अलंकार। अब नाम से स्पष्ट है, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण, मानवी अगर देखेंगे हिंदी में भी समझेंगे तो भी आप समझिए कि मानवीकरण किया जाता है, यानी निर्जीव जो चीज है ना, सजीव नहीं, निर्जीव है, उसको क्या कर देते हैं, मानवकरण कर देते हैं, मानव जैसा शो किया जाता है। वैसे पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन जैसा किसी चीज को हमें दिखाना होता है ना, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज है, उसको ऐसा शो किया जाता है कि वो मानव के जैसा, हम जो ह्यूमन बीइंग है ना उसके जैसा वो भी काम कर रहा है, जैसे हंस रहा है, गा रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, इस तरह से, यानी हमारी जो एक्टिविटी है वैसा दिखाया जाता है, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। सो लेट्स सी एग्जाम डेफिनेशन ऑफ personification. Personification is when something non-human is described as having human traits, actions or feelings, helping writers create emotional and vibrant imagery. ठीक है ना, तो ऐसा शो किया जाता है वो एक्शन, फीलिंग, हेल्पिंग, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग की तरह हो। एग्जांपल देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो विंड है ना, मतलब जो हवा है, वायु है, पवन है, वो क्या की, विस्पर की, थ्रू द ट्रीज, ट्रीज में से उन्होंने क्या किया, फुसफुसाया। तो ये विस्परिंग का जो काम होता है, जैसे आप क्लास में देखे होंगे बच्चे विस्परिंग करते हैं, या कई लोगों की आदत रहती है विस्पर करने की, विस्पर मतलब फुसफुसाना, कान में कुछ फुसफुसाते हैं, तो ये काम कौन करता है, इंसान करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो विंड है, जो पवन है, वो ट्रीज में से होकर के फुसफुसाया, ऐसा करके, यानी ये एक्टिविटी मानव की है और उसको हम बता रहे हैं कि विंड ने ऐसा किया, पवन ने ऐसा किया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। और भी एग्जांपल से समझिए, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, डांस करने का काम किसका है, इंसान का है, लेकिन क्या बताया जा रहा है, फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, फ्लावर्स ने हवाओं में क्या किया, डांस किया। वैसे द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, और जो सूर्य है, भाई सूर्य है, सन है, वो थोड़ी स्माइल करेगा, स्माइल कौन करता है, इंसान करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन ने हम पे हंसा, स्माइल किया, हम पे मुस्कुराया। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें हैं, या पेड़ पौधे हैं, या नेचर है, वो ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जैसे ये डांस कर रहा है, या हंस रहा है, या हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, सूर्य हम पे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी को शो करना, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। आया समझ में। अब देखिए और एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, मैं आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको आसान शब्दों में समझ आए, और एक एग्जाम्पल ऐसा रहेगा जो आपको लिटरेचर के लैंग्वेज में भी समझ आए, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई सारे आ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, द गिविंग ट्री वॉज हैप्पी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गिविंग ट्री वॉज हैप्पी, यानी कि जो देने वाला पौधा है, देने वाला जो पेड़ है, वो हैप्पी था। यानी कि देने वाला कौन होता है, भाई इंसान देता लेता है, ट्री थोड़ी देगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, और हैप्पी कौन रहता है, इंसान होता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गिविंग ट्री है, देने वाला ट्री है, वो खुश था। तो खुश दुख, सुख दुख का जो है वो इंसान होते हैं, ट्रीज थोड़ी होंगे। तो यहाँ पे
पर्सोनिफिकेशन है। ये लिखा गया है शेल सिल्वरस्टन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, द गिविंग ट्री में। हर वॉइस वॉज अ हैस्टी चीयरफुल ग्रीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी रूम। वर्जीनिया वुल्फ की रचना है टू द लाइट हाउस, इसमें से लिया हुआ ये लाइन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हर वॉइस वॉज अ हैस्टी, उसकी जो आवाज थी ना वो एकदम तत्पर थी, हैस्टी थी, जल्दबाजी में थी, चीयरफुल थी, ग्रीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी रूम, मतलब एक एम्प्टी रूम से, खाली रूम से आती हुई एक चीयरफुल, प्रसन्नचित ग्रीटिंग करने के लिए एक आवाज थी जो कि एकदम तत्पर थी, चीयरफुल थी, उत्सुक थी। तो यहाँ पे उसकी जो आवाज है उसको एक तरह से बोला जा रहा है हैस्टी, जल्दबाजी में रहना, तत्पर रहना, चीयरफुल रहना, प्रसन्नचित रहना, ये सारी चीजें क्या होती है, इंसानों में होती है। यहाँ पे वॉइस को ऐसा दिया गया है, आवाज को एक तरह से पर्सोनिफाई किया गया है। आया समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइपरबली। हाइपरबली या हाइपरबली ये क्या होता है? ये होता है हाइपर होना। हाइपर मतलब क्या? हाइपर मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के। इसे क्या बोल देते हैं हिंदी में? अतिशयोक्ति बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा मतलब किसी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आप बोलेंगे बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज गे, मतलब किसी लड़की ने, बेलिंडा ने स्माइल किया, मुस्कुराया, और पूरी दुनिया उस पर जो है क्या हो गई, एकदम शर्मा गई। पूरी दुनिया को ऐसे शर्मा जाएगी एक लड़की के हंसने से, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। हाइपरबोली इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली ओवरस्टेटिंग or stretching the truth for beyond reality or to highlight something's importance or intensity। यानी कि हम किसी भी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के जब बताते हैं, अति करके बोलते हैं, तो वो हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम ज्यादा भूखे रहते हैं, एकदम ज्यादा भूख लगी रहती है, बोलने लग जाते हैं अरे मैं इतना भूखा हूं, इतना भूखा हूं ना कि मैं ना पूरा एक घोड़ा खा जाऊंगा। यानी कि इस तरह की भूख। अब रियलिटी है, कितनी भी भूख रहो घोड़ा थोड़ी आएगा आपके पेट में, लेकिन बोला जा रहा है कि मैं इतना भूखा हूं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं हॉर्स को, घोड़ा को खा सकता हूं। इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है, हाइपरबोली। और भी एग्जांपल से समझिए। दिस सूटकेस वेट अ टन, जैसे एकदम सूटकेस लेके जा रहे हैं, अरे इतना भारी लग रहा है, एकदम भारी लग रहा है, तो आप बोलोगे अरे ये सूटकेस ना इतना लग रहा है, टनों वजन है इसका, टन वजन है, ऐसा करके हम बोल देते हैं बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। कई बार ऐसा बोल देते हैं अरे मुझे इतना वजन लग रहा है ना कि मैं पूरी दुनिया को अपने अपने सिर पे उठाया हुआ हूँ। तो ये हाइपरबोली होता है। और भी देखिए, आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम। कई बार ऐसा होता है ना, 1000 बार बोल चुका हूँ यही बात, मैं लाखों बार बस समझाया हूँ तुमको। जैसे क्लास में होता है ना, जैसे टीचर जैसे कि यहाँ पे समझा रही है, यही क्वेश्चन तुम्हें ना मिलियन टाइम समझा चुका हूँ, मिलियन बार बताया हूँ, लाखों बार बताया हूँ, ऐसा करके। तो जरूरी है, जाहिर सी बात है, लाखों बार थोड़ी बताएगा कोई इंसान, या कई बार 1000 बार थोड़ी बताएगा, 1 2 बार 4 बार बता देता है, लेकिन उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तुमको ना ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, ऐसा करके। तो ये बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं हाइपरबोली होता है। अब देखिए लिटरेचर से कुछ एग्जांपल्स। आई एम पी पैरालाइज्ड विथ हैप्पीनेस, ये एफ स्कॉट फिजरलैंड के द्वारा लिखा हुआ है द ग्रेट गैट्सबाई में है ना। आई एम पी पैरालाइज्ड विथ हैप्पीनेस, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि मैं ना खुशी के मारे इतना मतलब वो हो गया हूँ कि मैं पैरालाइज्ड हो गया हूँ, लकवाग्रस्त हो गया हूँ। मतलब यहाँ पे एकदम ज्यादा खुशी को शो किया जा रहा है, और इसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि मैं खुशी से एकदम पी पैरालाइज्ड हो गया हूँ, लकवाग्रस्त हो गया हूँ करके, बढ़ा चढ़ा के। वैसे देखिए, अ डे वॉज 24 आवर्स लॉन्ग बट सीम्ड लॉन्गर। हार्पर ली की द्वारा लिखी हुई है टू किल अ मोकिंग बर्ड में, उनकी रचना है टू किल अ मोकिंग बर्ड। इसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है, अ डे वॉज 24 आवर्स लॉन्ग बट सीम्ड लॉन्गर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दिन था ना वो 24 घंटे का था, बट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबा हो, इट सीम्ड लॉन्गर, वेरी लॉन्गर। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के एक ही बात को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हाइपरबोली है। अब देखिए नेक्स्ट, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अलिट्रेशन को लगभग बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत इजी है ये।
ये क्या होता है, ये होता है अनुप्रास। क्या होता है ये, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। किसी भी लाइन में क्या होता है, अलिट्रेशन जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड का रिपीटिशन होता है। देखिए, अलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स और नॉट नेसेसरीली स्पेल्ड विद द सेम बेटर बट प्रोड्यूसिंग द सेम साउंड। सेम साउंड को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हिंदी में आप पढ़े ना, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब च च च आ रहा है ना, एक ही वर्ण या एक ही साउंड बार बार, ऐसे टाइप से। वैसे ही आप पढ़े होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ख ख ख, एक ही मतलब व्यंजन साउंड का रिपीटिशन होता है, ये हिंदी में है। वैसे ही आप और पढ़े होंगे हिंदी में ही, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, च च च, आया समझ में। तो ऐसे ही मतलब रिपीटिशन होता है, उसे बोलते हैं अलिट्रेशन। एग्जाम्पल और देखिए इंग्लिश का, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो हमें ना सिमिलर साउंड को देखना है। देखिए प प प एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड के शुरू में ये रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा अलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। और भी एग्जांपल समझिए, द विंड स्वेड सॉफ्टली एंड स्मूथली। द विंड स्वेड सॉफ्टली एंड स्मूथली, यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा साउंड ज्यादा रिपीट हुआ है, एस एस और ये एस। दो बार भी हुआ ना तो भी हो सकता है, 2 से 3 बार भी हो गया तो एक ही मतलब रिपीटिशन ऑफ क्या होता है, कॉन्सोनेंट। और याद रखना व्यंजन वर्ण होना चाहिए, व्यंजन कॉन्सोनेंट, नॉट वॉवल, यानी स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन, तब वो अलिट्रेशन है। ठीक है, बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बटर वॉज बिटर। बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बटर वॉज बिटर। यहाँ पे ब ब ब बी आ रहा है ना, बार बार आपको साउंड देखना है, बी बी ब ब आ रहा है इसलिए। तो बेटी ने क्या किया, बेटी ने बटर का कुछ बटर उसने खरीदा, बट जो बटर था वो क्या था, बिटर था। बिटर मतलब कड़वा था, ऐसा यहाँ पे ब ब ब बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन है। और देखिए अब लिटरेचर से कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल देखिए, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉइंस ऑफ दिस टू फूज। फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉइंस ऑफ दिस टू फूज, यहाँ पे एफ एफ फ आ रहा है ना बार बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अलिट्रेशन है। विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट से ली हुई लाइन है। नेक्स्ट देखिए, वंस अपॉन अ मिडनाइट dreary while I pondered weak and weary। एडगर अलन पो की रचना है द रावण, इसमें से ली हुई है। वंस अपॉन अ मिडनाइट dreary while I pondered weak and weary। तो आप यहाँ पे क्या ज्यादा जो है रिपीट हो रहा है, तो while weak weary, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार क्या है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में आज हमने अच्छे से जाना, सामान्य शब्दों में तथा लिटरेचर के लैंग्वेज में भी हमने जाना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।